फर्स्ट लिख लीजिए एक लाइन, फिर बता रहे हैं। लिखिए कल वो सब क्लियर हो गया जो कल बताए थे स्वर। स्वाति समझ में आया था कल का स्वर। देखो उससे बाहर से नहीं आएगा, और वही नहीं बहुत परीक्षाओं में उससे बाहर से नहीं आएगा, अगर आएगा तो उसी में से आएगा। अब स्वर के बाद हम लोग को आज देखना है व्यंजन। स्वरों की संख्या में जो कंफ्यूजन था उसको हमने आप क्लियर कर दिया, जहाँ पे डाउट थी 11 कब माना जाएगा, 13 कब माना जाएगा, और अगर 13 नहीं माना जाएगा तो उस 2 को क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। और अगर हम आपसे स्वर की परिभाषा पूछें नेहा, तो बस एकदम अपने शब्द में बताओ, जरूरी नहीं मैं जो लिखाया हूँ बताओ। हाँ, अवरोध नहीं होता, कोई बाधा नहीं होता, और किसी की सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती, और वो स्वतंत्र होते हैं। इतना अगर लिख दोगे ना तो कहेगा ये बहुत तेज लड़की है ये, ठीक है, उसको नहीं पता लड़का है कि लड़की है। इतना अगर आप स्वर वे वर्ड होते हैं जिसको बोलने में ना तो कोई बाधा होती है, ना तो कोई रोक टोक होता है, बल्कि ये स्वतंत्र होते हैं, और इनको बोलने में किसी भी और वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए व्यंजन में क्या होता है, लिखिए व्यंजन वे वर्ड है, व्यंजन वे वर्ड है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। ठीक, अब देखिए जितने भी व्यंजन हम लोग जानते हैं, अगर आप बोलेंगे तो उसमें आखिरी में अ जरूर आएगा। आप बोल के देखिए, मतलब मात्रा मत लगाना, ठीक है। अब इसे ये क्या है, ये क्या है, ठीक। अब इसमें तो हम च बोल रहे हैं तो आ रहा है, लेकिन अगर इसको भी हम ची कहते हैं और इसको पी कहते हैं तो तब तो ई आएगा। तो ची और पी ये तो एक अलग मामला हो गया ना, ये तो वर्ड है नहीं। अब इसकी जब मात्रा लग जाता है तो फिर इसको हम बड़ा च छोटा च इस तरह कहते हैं। लेकिन जब बात व्यंजन की आएगी तो इसे हम क्या कहेंगे, च कहेंगे, प कहेंगे, क कहेंगे, त कहेंगे, और उन सबको बोलने में अ नामक ध्वनि छिपी हुई है। मतलब हम बोल रहे हैं च तो लास्ट में अ, तो इसका कहने का मतलब यह है कि जितने भी व्यंजन वर्ड होते हैं उनमें अ नामक की ध्वनि छिपी होती है। बिना अ नामक के ध्वनि के या बिना अ स्वर के कोई भी व्यंजन बोलना संभव नहीं है, बोला नहीं जाता है। क्लियर? आगे लिखिए। अतः व्यंजन वर्ड स्वरों पर आश्रित होते हैं।
जैसे लिख 3-4 पूरा है। जैसे लिखिए आगे। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। इन 33 व्यंजनों को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। हो गया? फिर नीचे से देखिए, इसके अलावा भी कुछ और व्यंजन हैं जिसका हम आगे उल्लेख करेंगे। देखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, अभी इतना दे दीजिए 25। अब हम इन 25 में स्पर्श व्यंजन 5, देखिए जो पूछता है, कभी कभी पूछता है कि व्यंजनों के कितने वर्ग हैं। ठीक, तो कितने हैं? 5। ये जब वर्ग की बात करता है तो इसका मतलब कि स्पर्श व्यंजन की बात कर रहा है। वर्ग में ये लोग नहीं आएंगे। जैसे सवाल अगर इस तरीके से घुमाएगा कि व्यंजन में कितने वर्ग हैं, तो आप बताएंगे 5। एक वर्ग में कितने अक्षर हैं? 5। जैसे देखिए, अगर हम लोग इसकी बात करें तो एक तो हो जाएगा क वर्ग, ठीक, और च वर्ग, ट कितना है, और प वर्ग। ठीक है, इसी को वर्ग भी कहते हैं। तो इसमें 5 होते हैं, क, ख, ग, घ, ठीक, क्या ऊपर नीचे होता है ना। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को पूरा 52 वर्ग लिखने कर दिया जाए। ठीक, तो लिख तो लेंगे, लेकिन व्यवस्थित रूप से लिखना बड़ा कठिन हो जाता है। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक, आगे यहाँ लिख सकते हैं, वर्ग आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बस इतना ही जानना है कि स्पर्श व्यंजन, जैसे व्यंजनों में 35 व्यंजन होते हैं और ये व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, या इनके 3 भाग होते हैं।
या इनके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हो गए? स्पर्श, अंतःस्थ और उष्ण। अब यहाँ पे हमारा लिखने का मतलब यही था कि इसमें 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। ये हो गया 25 आपका। इस 25 के बाद 4 आपका होता है अंतःस्थ और 4 कितना हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा। इसको भी लिख देते हैं थोड़ा सा। उसमें ठीक, संयुक्त, और वो है ना श्राद्ध। ठीक, ये हो गया। अब आपका बच रहा है कि बिल्कुल व्यंजन। ये हो गया, ठीक ना। अब देखिए ये 25 हो गया ना पूरा, हो गया। यहाँ तो हो गया 33, 33 और 4 37, 38, 39, 40, 41 और 11 स्वर नहीं आते हैं। देखो भाई, ये तो यही चीज हो गया आपका। ये 25 हो गया, ठीक। ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, ठीक। 25, 4, 29, 4, 33, 4, 37, 38, 39, 40, 41, ठीक। 41 प्लस 11 कितना होगा? 52। ये हुआ आपका, ये पूरा स्वर और व्यंजन है। अब इसको 52 हिंदी के 52 वर्ड को हम लोग इसी कैटेगरी में लिखते हैं। कभी भी अगर इस तरह लिखने का आ गया कि वर्णमाला को स्पष्ट करो, एक लाइन का आएगा। एक लाइन का मतलब कि छोटा सवाल कितना छोटा? बहुत छोटा है कि वर्णमाला को स्पष्ट करो आप, या कह देगा उदाहरण संयुक्त स्पष्ट करो। तो आप क्या करेंगे? 2 लाइन की परिभाषा लिखेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक। वर्णमाला में 52 अक्षर होता है, उसके बाद अगर कहता है इसी तरह आप लिख डालो। ये हो गया। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि कहाँ से ये कैसे बोला जाता है, ये कैसे बोला जाता है, और ये कंठ, तालु, मुर्दा इस तरीके से लिखे। अब लिख डालिए स्पर्श व्यंजन, लिखिए स्पर्श व्यंजन, रेडी में रहेगा। ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से बोले जाते हैं। इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में लिखा जाता है। और एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। जैसे क वर्ग के आगे पूरा ये लिखना है, लिखिए ऊपर की छोड़ी होगी आप लोग, मैं लिखूंगा तो लिख लो। जैसे क वर्ग के आगे का लिखना है, देखो सीधे लिखना है। ये भी लिख लो, यही क्लियर हो जाए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। हो गया। अगली घड़ी जाइए, अंतस्थ व्यंजन। लिखिए, इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन, सॉरी उष्ण व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 है। इनके उच्चारण में एक प्रकार की रगड़ या घर्षण होता है। क्या लिखे? इतना धीरे से बोली कि हमको लगता है बगल में नहीं कोई सुन पाया होगा ना। क्या लिखिए साथी? हाँ, घर्षण होता है और ये
उष्ण वायु से बोले जाते हैं, उष्ण वायु से बोले जाते हैं। जैसे तीनों सार और हार लिख लीजिए। अगली हेडिंग कर लीजिए। संयुक्त व्यंजन। इनकी गणना हिंदी के नए व्यंजनों में की या वर्णों में की जाती है। इनकी गणना हिंदी के नए व्यंजनों में या वर्णों में की जाती है। इनकी संख्या भी 4 है। छत्र, ज्ञ और स। इसको लिख लेना किससे नहीं बना हुआ है। आगे लिखिए द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 है। ये हिंदी में नए वर्ड हैं और इनको लिखने में इनकी संख्या 2 है। इनको लिखने में हाँ ये हिंदी में 2 नए वर्ड हैं। इनको लिखने में ड और ढ के नीचे ड और ढ के नीचे हम एक बिंदी लगा देते हैं। द्विगुण व्यंजन को उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। उच्छिप्त का अर्थ होता है
क्या लिखो बेटा? सेंटेंस बताओ पूरा। हाँ, उच्छिष्ट का अर्थ होता है, उच्छिष्ट का अर्थ होता है उछालना या ऊपर फेंकना। जब हम इसको बोलते हैं, मतलब बोलते नहीं, जब हम इसका उच्चारण करते हैं, ऐसे लिखिए, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ ऊपर की तरफ उछलती हुई प्रतीत होती है। जैसे जैसे पढ़ना, पढ़ना, लड़ना, रगड़ना इत्यादि। ठीक, अगला लिखिए अयोगवाद। ये तो लिखी हो, आप लोग यहाँ लिखवा दो, नीचे लिख लो, व्यंजन एक जगह पे हो जाए, लिख लो, 2 लाइन में लिखवा देते हैं। अयोगवाद की संख्या 2 है। इसको लिख दीजिए अंग और अहर। ये ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, लेकिन इनकी गणना स्वर और व्यंजन दोनों में होती है। ये तो क्लियर है मुझे लगता है, ये आप लोग नहीं बोलना चाहिए ना। अब ठीक, ये तो आपका स्वर और व्यंजन इतना था कि 52 वर्ड जो होते हैं हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, किसको क्या बोला जाता है, कैसे उसकी वृद्धि होती है, ये 52 वर्ड हो गए। अब इसमें एक और विशेष चीज है, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। पहले इसको समझ लीजिए, फिर इसको थोड़ा सा अल्पप्राण, महाप्राण, कहीं कहीं आपको सघोष मिलता है, लेकिन इस सघोष कभी कभार पूछता है, ज्यादातर ये घोष ही रहता है। हम ये आप सब लोग पढ़े हैं, कोई चीज याद है इसमें? प्राची बताओ, रात अल्पप्राण बताओ। पहला, तीसरा और ठीक है, ठीक। देखिए ठीक, अब ये मतलब कह रहा है किसी वर्ग का, यहाँ जो गिनती लिखने का मतलब ये है, किसी वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर जो होता है अल्पप्राण कहा जाता है, और किसी वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण। अब थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन आपको होगी कि
अल्प प्राण महाप्राण में क्या होता है। तो दिमाग आप यही लगा लीजिए कि देखिए ये क्या है, अल्प है। अल्प मतलब क्या होता है, कम, छोटा, लेकिन इसकी गिनती कितनी है, ज़्यादा। ये क्या है, महाप्राण, लेकिन ये है कम। तो जस्ट उल्टा होता है। उसी तरीके से यहाँ चलेंगे, ये है घोष और ये है अघोष। इसका जो आधा हो जाएगा यहाँ, ठीक, और घोष का क्या हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, एक अगर आपको क्लियर है तो तुरंत इस 24 का आधा कर दो, ये 12 हो जाए, मतलब पहला दूसरा। देखो अभी हम आपको बताएं, यहाँ आपको आसान लग रहा है या हमको भी आसान लग रहा है, लेकिन जब वहाँ एग्जाम पूछता है, घुमा देता है ना, तब फिर वो लगता है कि, तो उस समय ये वाला ट्रिक बहुत अच्छे से काम आता है। अगर आपको ठीक है पहला तीसरा पांचवा आठवां याद करेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा पता नहीं कौन सा था, तो आप गिनती से इसकी व्यवस्था बना लीजिए। जब ये आपको क्लियर हो जाएगा तो तुरंत आप जान जाएंगे कि महाप्राण अगर 24 है तो जो अघोष, वही चीज़ों को यहाँ पर मिला हुआ है। अगर हम इसको हटा दें, जैसे यहाँ भी क्रिया का संबंध है वैसे यहाँ भी है। हिंदी में कितना लिखा है, 3, मतलब 3 अक्षर है। गिनती में कितना है, 2। हिंदी में कितना है और गिनती में कितना रहेगा, 3 4 5। अच्छा यही तो था ना यहाँ पे। ठीक, ये मतलब मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि कभी कभी जब वहाँ आदमी प्रेशर में आता है, लिखने पढ़ने में बिजी हो जाता है ना, तो जैसे घबराहट टाइप की होती है, तो आप मत करो किसी और का तीसरा पाना, कुछ नहीं, आपको तुरंत यहीं से कर लेना है। 1 3 5 लिखो, इसको लिखो, ऐसे लिखो, तुरंत आप पकड़, ये मतलब 1 मिनट के अंदर आप पकड़ लेंगे उसको, गलत नहीं होगा। बाकी तो किसी परिभाषा है कि अब प्राण वह प्राण होता है जिसको बोलने में कम समय लगता है, किसी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है, और जिसको बोलने में अधिक समय लगता हो उसे महाप्राण कहते हैं, किसी वर्ग का दूसरा और चौथा। ये तो इसकी परिभाषा होगी, लेकिन परिभाषा वगैरह कम पूछता है, पूछेगा कोई आपको अच्छा दे देगा। जैसे पूछ दिया कि बताइए था अल्प प्राण है कि महाप्राण है, अब आप क्या करेंगे, ट है, ठीक, हम लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि किसी वर्ग में दूसरे स्थान पे आ रहा है, तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कौन सा अक्षर महाप्राण और घोष दोनों है, ये भी पूछ देगा। तो हमें ये देखना है कि महाप्राण और घोष दोनों है, इसका मतलब कि ये 2 नंबर कॉमन है, इसका मतलब किसी वर्ग का जो दूसरा अक्षर होगा वह है महाप्राण भी होगा और घोष भी होगा। तो इस तरीके से पूछता है कि एक ही अक्षर को 2 बार कर देता है कि महाप्राण भी दे देगा और अघोष में भी देगा, घोष में भी दे देगा और महाप्राण अल्पप्राण भी देगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, तुरंत हम लोग इसको याद करेंगे। 135 एक वर्गीय बना देंगे, 135 24 का और एक 345 12 का। अगर यहाँ दिक्कत आ रही तो इसी 24 में यहाँ ले आके आप आधा कर दो, ये निकल गया, ये अपने आप निकल आएगा, ये इसका ठीक है। और इसी परिभाषा के साथ हम लोग थोड़ा सा लिखा देते हैं आपको, लिखिए। पहले अल्पप्राण लिखिए, अल्पप्राण जिसके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं।
उसे अल्पप्राण कहते हैं। जैसे किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर रात का इसमें कौन सा सांस लिखी होती है? कौन? यही लिखे होंगे सब, चार में से एक तो लिखे होंगे ना। इसको किसने कौन पर लिखा है? कोई नहीं। इसको इसको कोई नहीं। और ये तो मतलब ये सही है इसका मतलब? बताओ, यही सही है ना? यही सही है। देखो हम इसीलिए आपको लिखे, हम लोग बोलते हैं कि सांस ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो इसका शुद्ध होता है वो क्या होता है? श्वास होता है। ठीक, अभी हम लोग श्वास किसको बोलते हैं? जो हम लोग मोमोज खाते हैं या ठीक है कुछ इस चीज़ खाते हैं, तब हम लोग थोड़ा कुछ और लोग उसको लोग बना करके श्वास को क्या कहते हैं शिवानी? सांस बोल देते हैं। कुछ लोग और घुमा के उसको श्वास बोलते हैं। तो मामला वहाँ गड़बड़ा जाता है कि सांस की बात कर रहे हैं कि श्वास की बात कर रहे हैं कि श्वास की बात कर रहे हैं। तो ये जो सांस है, ये देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। शुद्ध यही है दोनों में जो आप लोग लिखे हैं। यह प्रक्रिया क्या है? जो हमारे मतलब अंदर की जो फंक्शन प्रक्रिया है जिसको हम लोग सांस लेना कहते हैं, वो तो ये ठीक है। लेकिन जब वो बाहर आती है तो वही श्वास हो जाती है। मतलब समझ आया ना? अंदर के फंक्शन के लिए जो ऑक्सीजन या जो भी चीज़ें कह लीजिए, उस फंक्शन में उस क्रिया को हम लोग कहते हैं सांस लेना। लेकिन वह सांस बाहर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? श्वास कहते हैं। ठीक, और ये वाली सांस तो खतरनाक होती है, तो आप जानते ही हैं, इससे बहुत समझ के रहना पड़ता है और इसका कोई मतलब नहीं है। ये वाली सांस को थोड़ा सा बचा के शुरू में ही दबाव बनाना है। ठीक है, अगर जो डरा वो पूरा साल भर डरेगा। शुरू में ही थोड़ा सा मतलब दबाव, मतलब ये नहीं कि मार पीट दो, मतलब कि देखो शब्दों का ये हेर फेर होता है। हम लोग ये तो जैसे कुछ चीज़ें जो काफ़ी अच्छा बना के बोलने के चक्कर में बिगड़ जाती है। जैसे अभी हमने कहा ना श्वास, सोच, ठीक। अब पहले जैसे पिता को शुद्ध शब्द में क्या कहा जाता था? पिता कहा जाता था पहले। ठीक है, पिता तो खैर एक शब्द है, उसमें आप चाहे जितना बना के बोल दीजिए, घूम फिर के आप वही आएंगे। ठीक, और थोड़े से और क्षेत्रीय भाषा में जाएंगे तो बाप बोलेंगे, तो वो थोड़ा से अटपटा लगता है। जैसे विकलांग को विकलांग बोलिए, ठीक, अपाहिज बोलिए तो सुगाली लगती है, इसीलिए उनके लिए शुद्ध शब्द आ गया दिव्यांग। ठीक, महात्मा गांधी ने एससीओ के लिए, जिनको कि हम लोग जो उनकी जाति है जैसे चमार है, जो भी है, तो ये एक अटपटा लगता था, तो महात्मा गांधी ने उनके लिए कह दिया कि हरिजन। हरिजन मतलब हरि मतलब भगवान, जन मतलब भगवान का आदमी। ठीक, तो उनको भी अच्छा लगने लगा। तो उसी तरीके से बाप की जगह पे पिता कहना ज़्यादा अच्छा लगता है। बाप से पिता, पिता से बाबू हुआ, बाबू से पापा, पापा से डैडी, अभी डैडी से डैडा चल रहा है। ठीक, मतलब बनाते 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 उसको ऐसा भी याद दिया जा रहा है कि मतलब डैडा ही क्या होता है। और पहले सोचो, पहले कहा जाता था ना भाई, पिता को शुरू में यही कहा जाता था। आज हम लोग किसको कहते हैं? पहले बेटा बाप को बाबू बोलता था, अब बाप बेटे को बाबू बोलता है। तुम्हारे यहाँ जिसको बाबा बोला जाता है, बच्चों को बोला जाता है ना प्यार से या उससे, आपके यहाँ बाबा बोला जाता है, हमारे यहाँ बापू बोला जाता है। आप लोग हमसे एक कदम आगे हैं, हमारे यहाँ दादा को बाबा बोला जाता है ना। जैसे बाबा का मतलब होता है दादा। आपको किसके बोलते हैं? छोटे बच्चों को। क्या बोलते हैं ना? छोटे मतलब छोटे बच्चों को या छोटे लोगों को। तो
अब सोचिए कि शब्द को बनाने बिगाड़ने में हम लोग क्या कर रहे हैं। पहले बेटा बाप को बाबू बोलता था, अब बाप बेटे को बाबू बोलने लगा। पहले जो है जो पिता को बाबा बोला जाता था, अब छोटे को बाबा बोले जाते। तो मतलब कुल मिला के बनाते बनाते हम लोग पापा डैडी डैडा यहाँ तक चले आए हैं। मम्मी से मॉम हो गई, मॉम मतलब पुतला होता है। मिस्र का मोम बहुत प्रसिद्ध है, वो क्या है, पुतला होता है। अब अगर अभी तुम मम्मी को मॉम बोलो और इसका हम आपसे अर्थ पूछ ले तो आप कहते हैं पुतला, तो आपकी मम्मी आपको डंडा लेकर मुझे पुतला बना रही है। लेकिन ये क्या है, ये अर्थ है। लेकिन हम लोग छोटे शब्दों में जा रहे हैं, बिल्कुल शॉर्टकट में। तो इस तरीके से यह जो शुद्ध जैसे आएगा, अगर हम लोग बोलते भले हैं कि ये सांस बोल रहे हैं, लेकिन शुद्ध में आएगा श्वास। ये पूछता है, कब पूछता है, तो ये 2 नंबर पर लिखिएगा। अल्प प्राण में श्वास की मात्रा अल्प होती है या कम होती है। क्या लिखें पूरा? हाँ, अल्प प्राण व्यंजन है, अल्प प्राण व्यंजन है। इसमें अच्छा का नाम नहीं लिख पा रहा हूँ, इतना आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन यर लव भी अल्प प्राण में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। दूसरा एडिट करिए, महाप्राण। जिस वर्ड के उच्चारण में श्वास अधिक निकलती हो या है अधिक निकलती है, उसे महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। जैसे किसी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर इसके अलावा उसमें व्यंजन उसमें व्यंजन ऐसे लिखेंगे, उस व्यंजन भी महाप्राण के अंतर्गत आता है।